पाकिस्तान की बड़ी काम की बात करते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में बनाई गई कोरोना से बचाव की दवा, इसका कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। बल्कि मैं कहता हूं बचाव नहीं, अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर हुआ है, वो चाहे सीवियर है चाहे मॉडरेट उसकी बीमारी है, लेकिन उसको बचाया जा सकेगा, उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों की हालत बेहतर हुई है। जो शदीद बीमार मरीज़ थे, यानी जो सीवियर इल पेशेंट्स थे, उनको जब ये इंजेक्शन दिया गया तो उनकी रिकवरी 100% रही। दैट्स सो गुड टू हियर। ये इंजेक्शन बनने में काफ़ी वक्त लगा। आपको याद होगा अप्रैल में ये अनाउंस किया गया था कि ऐसा इंजेक्शन बनाया गया। उसके बाद बाकायदा उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, अच्छे मरतब हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कुछ मसाइल भी होते हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। कितने मरीज़ों को लगाया गया ये सवाल अहम नहीं, लेकिन जिनको लगाया गया उनमें इसके नताइज बहुत बेहतर थे, ये बहुत अहम है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है प्रिंसिपल डॉग कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर शौकत अली साहब ने। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको आपकी टीम को मुबारकबाद कि यू हैव डन ग्रेट जॉब। क्योंकि कोरोना के इस वबा के दौरान ज़ाहिर ने देखा कि पाकिस्तान में साइंसदानों ने बहुत मेहनत की है। वो चाहे मेडिसिन से मुताल्लिक हो, वो चाहे किट्स से मुताल्लिक हो, वो चाहे उसकी म्यूटेशन को स्टडी करने से मुताल्लिक हो, और जो भी इससे लिंक चीज़ें हैं। तो ये जो काम हुई तो ज़ाहिर बहुत अच्छा है। अप्रैल में सर आप लोगों ने अनाउंस किया था कि यू हैव डन दैट। फिर 6-7 महीने लगे कि अब आप लोग उसके ट्रायल में हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर, ट्रायल कंप्लीट हो गए या नहीं? अभी कंप्लीट नहीं हुए। जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। हमने 13 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट की थी, उसका मकसद ये था कि हमने लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के हिसाब से ये दवा कारगर हो सकती है। राइट। उसी की बेसिस पे हमने जो है फिर रेगुलेटर से बात करना शुरू की कि वी वांट टू गो इनटू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग। और फिर उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल बायोएथिक कमेटी और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, इन तमाम अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने के बाद मिड जून में हमने अपने ट्रायल स्टार्ट किए। इस ट्रायल को हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्री जो दुनिया की है clinicaltrials.gov, जहाँ पे दुनिया के तमाम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर भी कराए। और इस टेक्निक पे, इस स्ट्रेटजी पे दवा बनाने वाले वी वर द फर्स्ट वन। और फ़ख्र की बात ये कि हमारे बाद जो रजिस्टर कराने वाले लोग थे वो NIH अमेरिका था। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हमारे बाद आया है दुनिया में। इस दफ़ा पाकिस्तान ने दिखाया सर उन्हें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान जो है इस दफ़ा लीड लेके चला गया। उसके बाद इजराइल तीसरे नंबर पे था हमारे बाद। और ये clinicaltrials.gov पे रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है। तो मिड जून में हमने अपने ट्रायल रजिस्टर कराया था। इजराइल की न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि वहाँ पे 3 पेशेंट जो है वो उन्होंने क्विक रिकवरी का फौरन जो है वो न्यूज़ दी थी। सिर्फ 3 पेशेंट्स को लगाया और न्यूज़ शेयर कर दी। जी, आप यू कैन गूगल इट। तो जो है ना वो उन्होंने शेयर कर ली ये न्यूज़। NIH का भी कंटिन्यूड है और NIH के पीछे 6 बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की जिन्होंने ये दवा तैयार की है। हम यहाँ पे बहुत ही महदूद वसाइल में, यू कुड अंडरस्टैंड, मेरे पास 10 से 12 लोगों की टीम थी और ये वो कंपनीज हैं जिनसे 70 साल से हम एंटीबॉडीज़ खरीद रहे हैं। ये एक कंपनी नहीं, एक कंपनी से खरीदते हैं। ये 6 की 6 दुनिया की बड़ी कंपनीज ने मर्जर किया और उन्होंने कहा कि जो है वो हम ये बनाएंगे। अच्छा, अक्सर वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी मेरे पास आए, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हाउ कम पाकिस्तान ने इस दफ़ा लीड ले लिए। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। हम पहले ही एंटी स्नेक वेनम पे डाउ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। एंटी स्नेक वेनम बनता ही इस तरह है कि आप घोड़ों में, हॉर्सेस में जो है वो वेनम इंजेक्ट करते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर उनको ब्लीड करते हैं हॉर्सेस को, उनका प्लाज्मा लेते हैं और उससे एंटीबॉडी रिकवर करते हैं। बिल्कुल यही प्रोटोकॉल आई लिंक्ड इट विद कोविड-19। जब प्लाज्मा पे बात करना शुरू की लोगों ने, तो आई थॉट अबाउट प्लाज्मा इज गोइंग टू बी रिस्की, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस अटैच्ड टू इट। तो व्हाई नॉट वी जस्ट टेक द प्लाज्मा और उसके साथ बिल्कुल वही प्रोसेसिंग करें जो हम एंटी स्नेक वेनम के लिए एंटीबॉडीज़ के लिए करते हैं, और फिर हम ये इसको तैयार करें। और उसी की बेसिस पे इत्तेफाक था, या अल्लाह की मेहरबानी कहिए आप इसको, कि हम एंटी स्नेक वेनम पे काम कर रहे थे। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम बनाने की एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज और मशीनरी मौजूद थी, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और हमारे पास एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल था जो कोरोना वायरस में सबसे आगे काम कर रहा था, डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ से पेशेंट ने कंसेंट दिया, हमें प्लाज्मा मिला और हमने दुनिया में सबसे पहले कर लिया। जो बाकी कंपनीज दुनिया की ना कर सकी, जो 6 बड़ी कंपनीज का मैं बता, उनके पास हॉस्पिटल नहीं था, उनके पास एक्सेस नहीं था कोविड-19 पेशेंट का इतना क्विक, जितना क्विक, क्योंकि हम बिल्कुल एक ही फैसिलिटी में मौजूद थे। तो इस दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से तमाम चीज़ें एक साथ आके जुड़ गई थी, जिसकी वजह से हम दुनिया में लीड लेने में कामयाब हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दुनिया में माशाल्लाह बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ है, फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए,
मुझे ये बताएं कितने मरीजों पे अभी ये टेस्ट हो चुका है, और अगर आम शख्स ये समझने की कोशिश करे कि अच्छा ये इंजेक्शन में है क्या बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी में जाता है, फिर आपकी रिकवरी जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ी तेजी से हो जाती है, क्योंकि अब आवाम ये कहती है अच्छा वैक्सीन आई है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, ये बड़ी कंफ्यूजन है, लोग इसको वैक्सीन से कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ वैक्सीन, दिस इज एन इंजेक्टेबल ड्रग ऑफ एंटीबॉडी। दुनिया में जो दो बड़ी ट्रीटमेंट मोडालिटी पे इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि एंटीवायरल तो अब रेमडेसिविर इस वक्त भी WHO ने उसको शन कर दिया है, 2 दिन पहले भी WHO का है कि वो इट्स नॉट एज इफेक्टिव। तो अब जो दुनिया में इतनी आवाम को लगवाने के बाद पाकिस्तान में रेमडेसिविर बहुत लोगों को लगी, और उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि WHO ने जो है वो परसों जो अपना बयान दिया है उसके हिसाब से रेमडेसिविर जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एंटीवायरल ड्रग। सर लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से इस पर हम एम्फेसिस करते हैं कि जो दवाई आपने बनाई है ये मेडिसिन है, ये वैक्सीन नहीं है, बिकॉज कुछ जगह पर कोट हुआ है कि वैक्सीन है। प्लीज एक तो इसको एम्फेसिस कीजिएगा। दूसरा ये कि व्हेन इट्स अ मेडिसिन तो जाहिर है ये सिर्फ उसको लगेगी जिसको कोरोना वायरस ने मुतासर किया है, ये पहले नहीं लगाई जाएगी प्लीज। जी बिल्कुल, ये पहले नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ जो है ना वो हालत ख़राब होने के बाद लगाई जाएगी। 2 ट्रीटमेंट मोडालिटी जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनमें से एक एंटीबॉडी और एक वैक्सीन है। वैक्सीन इज़ अ प्रोफाइलेक्टिक, जो पहले लगाई जाती है ताकि पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट ना करे डिजीज़ को, और ये जो है वो दवा है। अच्छा, ये दवा भी, इसके अलावा भी दुनिया में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन जो अभी लास्ट ट्रायल है जो लाइकोव-2 जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा, वो उसकी भी रिपोर्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल, कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल की ये है कि वो मॉडरेट पेशेंट में काम कर रहा है। और कल ही उसकी खबर आई थी कि उसको उन्होंने अप्रूव किया है। जी, उसके बाद ये मॉडर्ना की एंटीबॉडी की जो है वो आई है। तो लाइकोव-555 जो डोनाल्ड ट्रंप को लगी वो मॉडरेट पेशेंट में। अच्छा, वो उनकी तबीयत उतनी बिगड़ी नहीं थी। जी बिल्कुल, मॉडरेट वो होता है जो बुखार से और उसको खांसी होती है, उसको अलामात होती हैं, राइट। और उसके बाद एक अलामत जब शुरू होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की है, जिसकी वजह से मुतासर होते हैं। जब लंग मुतासर होते हैं, ये अगली स्टेज होती है। अगली स्टेज पेशेंट चला जाता है, फिर घर पे लोग ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, फिर पेशेंट वहाँ कीप नहीं कर पाता। जब ये नहीं कर पाता उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके आते हैं। ये वो टाइम होता है जब मरीज जो है वो सिवियर की कैटेगराइजेशन में आता है। इस पेशेंट के आईसीयू में दाखिल होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इसके दोनों लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। इसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट होता है, 93% से कम इसकी सैचुरेशन होती है, और अगर इसको उस स्टेज पे ट्रीटमेंट ना मिले या ये उस पर क्योर ना करे तो यही पेशेंट फिर क्रिटिकल पेशेंट यानी आईसीयू का पेशेंट बन जा सकता है। जी बिल्कुल जाता है। उस स्टेज पर अगर ये इंजेक्शन लगे सर कितने दिनों में जी रिकवरी होती है? हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल हम ये बता सकते हैं कि हमने सीवियर पेशेंट को जो लगाया है उसमें से 100% पेशेंट रिकवर हुआ है माशाल्लाह, और उसके बाद उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज हो गया पेशेंट हॉस्पिटल से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे समझाएं, किसी शख्स ने पहले वैक्सीन लगवा ली लेकिन वो कारामद साबित नहीं हुई है, और उसके बाद उसको कोविड हुआ और वो बहुत बुरी स्टेज पे पहुंच गया, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और फिर उसको इंजेक्शन लग सकता है? राइट, आपका बहुत मुनासिब सवाल है। अब अव्वल तो जो वैक्सीन जो भी अप्रूव होगी, जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इन वैक्सीन्स के, उन क्लिनिकल ट्रायल के वैक्सीन का मकसद ये जानने का कि कितनी एफिशिएंट है। अगर कोई वैक्सीन इम्यूनिटी नहीं देती है तो वो वैक्सीन वैसे भी जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, इट शुड नॉट बी अप्रूव्ड एंड शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन सर अगर वो 90% या 95% एफिकेसी है तो चांस तो है उसमें से ये बिल्कुल कुछ परसेंट जो लोग अभी तक, क्योंकि 100% एफिकेसी की वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। बिल्कुल, वो 95% इज द मैक्सिमम एफिकेसी। 95%, 94.5% रिपोर्ट हुई है अभी दुनिया में। तो ये उसके बाद जो 5% लोग रह जाते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दोज गेटिंग कोविड-19 एंड व्हाट आर द चांसेस? फिर ये उन 4-5% लोगों के साथ क्या मामला है? वैसे यही है कि आप ये सोच लें कि हमारी तमाम पॉपुलेशन को कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं होने वाली। If you think about the cost of the drug, the mechanism, जिस तरह ये आएगी, this is not going to come as soon जितना हम सोच रहे हैं कि फौरन आ जाएगी। वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है कैंसिनो बायो का, उससे मुताबिक तो कहते हैं कि वो जल्दी भी आ जाएगी और वो कॉस्टली भी नहीं होगी। जी, वो जल्दी भी आ जाएगी, लेकिन वो भी स्टेप वाइज लोगों को दस्तयाब होगी। वो ऐसा नहीं है पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं होगी। सर आप मुझे प्लीज ये बताएं, एक और चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें मिडवे जो है वो ट्रायल रिपोर्ट करने वाला था सर कि मिडवे आपको रोकना, अब ये बात करनी क्यों पड़ी? जी, हमें दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से करनी पड़ी। एक तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फ्रॉम, आप अभी रोज के फिगर्स देख रहे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, अब वैक्सीन जो ना इन 2-3 महीनों में नहीं आने वाली, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं आने वाली। जो आने वाले हैं वो है पेशेंट, वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट हैं।
हमने उनके बारे में सोचना है। और जब हमारे पास एक दवा एफिकेसी साबित कर रही है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें? क्योंकि मेरे पास जो कल से कॉल्स का तांता बंदा है वो ये कि कोई पेशेंट इस्लामाबाद में, कोई कराची के किसी हॉस्पिटल में, और हमें जो वो कहा जा रहा है कि वो किस तरह लगाएं। तो हमारे पास भी एक लिमिट है कि डाउ यूनिवर्सिटी में हम पेशेंट को एडमिट करा के लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा अपना हॉस्पिटल भी फुल है, तो एक पेशेंट जाता है। आपके हॉस्पिटल में इस वक्त अपने का फुल है? जी बिल्कुल। स्पेस है सर कोरोना के वार्ड में? हमारे पास जो है, जो हमारा नीपा पे जो हमारा हॉस्पिटल बना है जो कोविड-19 का है, उसमें 32 आईसीयू के बेड्स हैं, और उसके अलावा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर करेक्टली कि क्या नंबर है एचडीयू के। फर्स्ट वेव में भी फुल हुआ था सर? फर्स्ट वेव में जो पीक आई थी फुल हुआ था, उसके बाद जब नंबर नीचे गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। फर्स्ट वेव जब पीक पर थी तो हॉस्पिटल आपका आइसोलेशन फैसिलिटी फुल हुई थी। अभी हम सेकंड वेव के स्टार्ट में है, अभी हमने पीक टच नहीं की। पीक हम शायद मिड दिसंबर में टच करेंगे, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल है, हॉस्पिटल में कैपेसिटी फुल है। तो अब जो लोग कह रहे हैं मुझसे कि जो हमारे पेशेंट को लगाना है तो उनको हम कहाँ लेके जाएं? तो इसको ट्रायल को रिपोर्ट करने का मकसद भी ये था कि हम इस डाटा को देखें और इफ पॉसिबल दुनिया में एक वर्ड यूज हुआ जो आपने बार बार सुना, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन। अगर वो ना हो, फाइजर वैक्सीन के लिए भी यही टर्म यूज जी, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, जब आपके पास अर्ली प्रिलिमिनरी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो इमरजेंसी यूज ऑफ। अगर ये ना होता तो आप सोचेंगे पीसीआर के टेस्ट भी आप नहीं करवा पाते मार्च और फरवरी में, क्योंकि जो तरीकेकार है डायग्नोस्टिक किट के अप्रूव होने का वो सालों पे मुहित होता है। तो अगर वो अर्ली यूज ऑफ ऑथराइजेशन उस किट को ना होता तो फरवरी मार्च में आपके पास किट ना आती। दैट्स द सेम फॉर द वैक्सीन, बिकॉज़ मेरा ख्याल है हमारी दुनिया में जो वैक्सीन सबसे जल्दी आई थी उसको भी आने में 10 साल लगे थे। मम्स की वैक्सीन थी बिल्कुल, जिसको आने में 10 साल लगे थे। और अब जो है वो आप ये देख रहे हैं कि साल के अंदर बात हो रही है कि वैक्सीन आने की। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में हर जगह इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया, जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट थी उनको रिलैक्स किया गया। तो हमारा भी यही है कि हम इस वक्त जो है जो फोकस करें वो ये करें कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्या उस पे हम इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में? उसके लिए सर ज़ाहिर एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डोनेट करेंगे प्लाज्मा डाउ यूनिवर्सिटी को तो उसकी वजह से वो एंटीबॉडीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम लोगों को आप फिर लगा सकेंगे। बिल्कुल, और गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स पैटर्नाइजेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि स्केल की भी एक लिमिट है। वी आर अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी में हमने जितना कर लिया अकम्प्लिश, मेरे ख्याल है दैट्स हम वी आर एक्चुअली कम्पीटिंग अगेंस्ट कंपनीज, ये $1 बिलियन कंपनीज है जिनके अगेंस्ट हम सपोर्ट तो नहीं चाहिए सर, वफाक की सतह पर भी, सूबे की सतह पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें जो भी कोरोना से सेहतयाब हो रहे, ताकि उन्हीं के प्यारे जब अस्पताल पहुंचे खुदा ना खास्ता तो फौरन से उनको इंजेक्शन लगाया जा सके। सर मुझे ये बताएं, जब हम प्लाज्मा की बात करें, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की बात करते हैं, वो तो सर लगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको भी लगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा, दैट्स हाउ इट इज जी। इस इंजेक्शन की कोई कीमत होगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा? अभी तक हम जितने भी मरीजों को लगा रहे हैं, जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है। ठीक है, इस पे एक्सपेंस आते हैं क्योंकि कन्वेंशन प्लाज्मा पे सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा का एक्सपेंस है, मगर यहाँ पर जो है वो कन्वेंशन प्लाज्मा को जो है वो कलेक्ट करने का एक्सपेंस अलग है, उसके अलावा उसको प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रग लाने का एक्सपेंस जो है वो अलग है। बट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस एक्सपेंस को बेयर कर रही है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन, अभी तो आप बेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको लार्ज स्केल पर लोगों को लगाया जाता है, जी। एक इंजेक्शन का एक्सपेंस कितना हो सकता है? इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाटएवर ड्रग्स हैव बीन यूज्ड। जो अभी 2 ड्रग मार्केट में जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर रही है, एंटीवायरल ड्रग भी है और जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टेम्ब्रा है, तो इसके जो है वो इसका एक फ्रैक्शन है, इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आई थिंक आई मीन जब हम इसको स्केल अप करेंगे तो इसकी कॉस्ट बेहतर बताई जा सकती है, लेकिन अभी भी हम स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी इसकी कॉस्ट कम है उनसे। कोई भी ऐसा शख्स अवाम की पहुंच में, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कोरोना अभी नहीं हुआ और वो चाहता है कि वो इस ट्रायल का हिस्सा बन जाए, सर क्या वो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए एंटीबॉडीज जो है ना, ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। हम सिर्फ उसी पेशेंट पे हमें यूज करना चाहिए जहां पे जो उसको डिजर्व करता है। ओके, नहीं ये जिंदगी बचाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है जिसको नहीं हुआ उस पर रिजल्ट्स तो अच्छे हैं वो जी, वो उसको लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है उस वक्त वर्क करती है और जिस वक्त वो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इंसान किसी वायरस को, और क्योंकि ये वायरल न्यूट्रलाइजेशन करती है। अगर कोई शख्स जिसको नहीं हुआ और वो अपनी बॉडी में जो है वो इन्फ्यूज करवाता है इसको, देयर विल बी अ टाइम जब इसकी ये पीक पे जाएगा प्लाज्मा में और उसके बाद नीचे चली जाएगी एंटीबॉडी, तो ये डिसअपेयर हो जाएगी क्योंकि ये फॉरेन एंटीबॉडीज हैं, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन से आई हैं, तो इट विल नॉट स्टे लाइक, ये उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है जिसमें आप वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन से जो एंटीजन के बॉडी का अपने बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद बॉडी के पास मेमोरी रह जाती है। ये इम्यूनिटी फराहम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ये वक्ती इम्यूनिटी फराहम कराता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आप मेमोरी नहीं दे रहे होते।
जो वैक्सीन होती हैं वो मेमोरी देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरी आसानी के लिए ज़रा दोबारा बताएगा कि कितने मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें इंजेक्शन लग चुका है, और उन मरीज़ों की तरफ से क्या कुछ शिकायत मिली कि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें फीवर हुआ या बॉडी पेन या कुछ भी ऐसा? जी, हम जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वी आर हाफ वे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, वी हैव नॉट सीन एनी पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट एनी एडवर्स इवेंट और एनी सीरियस एडवर्स इवेंट। किसी तरह का ऑब्जर्व नहीं हो, वो पेशेंट वैसे भी हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो अंडर मॉनिटरिंग ही होता है 24 आवर्स, क्योंकि इनमें से हाफ ऑफ द पेशेंट आईसीयू के पेशेंट थे। आईसीयू के पेशेंट पे वैसे भी जो है वो एक डेडिकेटेड स्टाफ जो है ना ऑलवेज जो है ना वो उसके साथ होता है, पेशेंट के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन गोइंग फाइन। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, पाकिस्तान को मुबारकबाद, और दुआओं की दरख्वास्त है कि आगे भी जो हमारा जो हाफ वे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसी पर मैं सर एक कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, बिकॉज हमने प्लाज्मा ट्रायल से मुतालिक तो ये देखा कि एक शख्स जो ठीक हुआ उसका प्लाज्मा निकाला गया और फिर दूसरे मुतासरा शख्स को लगाया गया। इन योर केस कितने लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे जिसको फिर आप एनरिच करने के बाद वो जो एंटीबॉडीज निकालने के बाद लगाएंगे 1, 2, 4, 5, कितने लोग प्लाज्मा आपको दे दें इस वक्त? ज़रूरत कितनी की है ताकि आपके ट्रायल मुकम्मल एटलीस्ट हो जाए? हमारे ट्रायल के लिए तकरीबन जो है ना वो 60 से 70 लोगों को जो है ना अपना प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा ताकि हम अपना ट्रायल कंप्लीट कर सकें। तकरीबन 60 कह लें, ये रफली 50 to 60 लोगों का आज और कल 2-3 दिनों में अगर 60 का नंबर आप लोग अटेन कर लेते हैं then we can go back to our work and we can complete our trial। हम लोग जो है वो मेरा ख्याल है कि विदिन अ मंथ अपना ट्रायल कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और ये ज़बरदस्त काम आपसे किया गया है। हाफ वे ऑफ द ट्रायल में खबर शेयर करने का मकसद ये है कि इस वक्त लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जो प्लाज्मा है वो ख़त्म हो चुका है। जो 60 से 70 लोगों का प्लाज्मा इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी को चाहिए ताकि उसमें से एंटीबॉडीज़ निकाल के उन तमाम मरीज़ों को लगाई जाए जो इस वक्त क्रिटिकल हैं, जो इस वक्त अस्पतालों में, जो इस वक्त ICU में है, ताकि इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। बिकॉज अभी तक इसके नताइज 100% है। ये बहुत अच्छी खबर है।